गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग चलते हैं अपने आज के इस सेट के पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 अक्टूबर 1952 की सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू होने के पूर्व, ठीक है, 1948 में सर्वप्रथम किन दो राज्यों जिलों, है ना, एक प्रायोगिक योजना शुरू की गई थी। तो याद रखिएगा ये एक प्रैक्टिकल है ना, थोड़ा देर के लिए प्रैक्टिकल के लिए यूपी के प्रथम 2 जिला में जो है स्टार्ट हुआ 1948 में। क्या सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वो कहाँ हुआ है, इटावा और गोरखपुर में। कहाँ हुआ है, इटावा और गोरखपुर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहते हैं ना ट्रायल वर्जन के लिए स्टार्ट किया गया था 1948 में और फिर लागू हुआ है 2 अक्टूबर 1952 से। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है। तो याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है ना, ऑप्शन छूट गया था 918। और पूरे इंडिया का क्या है, तो पूरे इंडिया का हम लोग को पता है कितना है आपका 943, ठीक है। अच्छा, जब बात बिहार की कर रहे हैं तो याद रखिएगा बिहार में मैक्सिमम जो लिंगानुपात है वो कहाँ है और मिनिमम कहाँ है वो आपको देखना है, ठीक है। तो जब मैक्सिमम लिंगानुपात की बात करेंगे तो वो है आपका गोपालगंज का। कहाँ है, गोपालगंज में। और गोपालगंज का क्या है लिंगानुपात 1021, यानी 1000 लड़कों पर 1021 लड़कियां हैं। और सबसे कम कहाँ है जब मिनिमम की बात करेंगे तो वो है आपका मुंगेर। कहाँ, मुंगेर। और मुंगेर में कितना है, तो मुंगेर का जो लिंगानुपात है वो है आपका 876, कितना है 876 है, ठीक है। अच्छा, जब बात 2011 की हुई तो ऐसा भी हो सकता है 2001 का बिहार का लिंगानुपात आपसे पूछ दे। तो 2001 में बिहार का लिंगानुपात था 919। देख सकते हैं आप, एक आपका घट गया है, बढ़ा नहीं है बल्कि घट गया है, ये ध्यान में रखेंगे। 2001 में 919 है और 2011 में 918 है। मैक्सिमम गोपालगंज में है और मिनिमम मुंगेर में है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और शिक्षा का मौलिक अधिकार वर्णित है। तो देखिए संस्कृति और शिक्षा का मौलिक अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। कहाँ है, आर्टिकल 29 और 30 में। चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमला की सहायक नदियाँ हैं। याद रखिएगा कमला एक बिहार में बहने वाली नदी है जो कि नेपाल से बहकर आती है। और आपके बारे में पूछ रहा है इसके बारे में कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो याद रखिए सोनी, बलान और ढोरी, ये सभी के सभी क्या है आपकी कमला नदी की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो सबसे पहले ये जाने कि सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते किसको हैं। तो सालाना अगर 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। और ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में आपको ब्रह्मपुत्रा डेल्टा नज़र आ रहा है, तो यहाँ तो बारिश होती है, महानदी डेल्टा में भी, तमिलनाडु में भी। बारिश सबसे कम कहाँ होती है, रॉयल सीमा, ये जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा या सी कह लीजिए, यहाँ पर जो है सालाना 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इसलिए यह क्या है आपका एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि रॉयल सीमा है कहाँ। तो याद रखिएगा ये आपके आंध्र प्रदेश का दक्षिणी तट है। कहाँ, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पे जो है आपका रॉयल सीमा है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है। तो आई होप सो आप सभी जानते होंगे आर्थिक उदारीकरण कब आया था, 1991 में। कब आया था, 1991 में। और उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके सिफारिश पे इंडिया में एलपीजी लॉन्च हुआ। अच्छा, एलपीजी क्या था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी में जो लिबरलाइजेशन है यही है आपका उदारीकरण। आर्थिक उदारीकरण 1991 में आया। उससे पहले इंडिया क्या था, एक बंद अर्थव्यवस्था था, और इसके बाद क्या हो गया, एक खुली अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक है, जिसमें कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों को बाहर से बुलाया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। तो देखिए आप लोग यहाँ सबसे पहले देखिए क्रिप्स मिशन क्या है। तो क्रिप्स मिशन 1945 में आया था, 1942 में आया था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, भारतीयों को मिलाने के लिए। तो ये योजना फेल हो गई। फिर वेबल योजना आया 1945 में, ये भी योजना फेल हो गई। फिर आया आपका चेम्सफोर्ड योजना। तो चेम्सफोर्ड योजना क्या था आपका, तो चेम्सफोर्ड योजना तो बहुत पहले का है, इसको छोड़ देते हैं। और लास्ट क्या है आपका, माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना से पहले ये याद रखिए आप कि आया था एक कैबिनेट मिशन आया था, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन कब आया, तो देखिए जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 को आया। भारत में जो संविधान बनना शुरू हुआ वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक।
भारत में संविधान बनने की शुरुआत 1946 के कैबिनेट मिशन से हुई, लेकिन कैबिनेट मिशन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा को नामंजूर कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया। तो फाइनली फिर दंगे होने लगे, तो उस समय फिर माउंटबेटन साहब ने आकर भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात कही। बात समझ रहे हैं? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है जड़, तना, पत्ती और फूल। तो आंसर क्या होगा, अफीम जो है वो फूल से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? फूल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप से क्या होता है? तो भूकंप से वर्षा, बारूद फटना, आंधी आना, ये तीनों नहीं होता। भूकंप से ज़मीन में दरारें पड़ जाती हैं। कहाँ? दरारें यानी क्रैक्स आ जाता है लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में त्रिपक्षीय संधि किस किस ने हस्ताक्षर किए? तो देखिए जब बात कर रहे हैं ऑप्शन की, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1838 में किसके खिलाफ? दोस्त मोहम्मद शाह के खिलाफ, खां के खिलाफ। किसने किसने किए? तो आंसर आपका क्या है, लॉर्ड ऑकलैंड है ना, महाराजा रंजीत सिंह और शाह शुजा, इन तीनों ने मिलकर त्रिपक्षीय जो आपकी संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिएगा ये जो दोस्त मोहम्मद खान है वो अफ़गानिस्तान का शासक है। कहाँ के? अफ़गानिस्तान के शासक हैं। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो देखिए मठ के बारे में बात कर ले रहे हैं, तो अभी अरुणाचल प्रदेश का एक मठ हम लोग बात करते थे जो कि भारत का सबसे बड़ा है। और स्तूप की भी बात कर ले रहे हैं, तो वो भी, ये दोनों वर्ड रिलेटेड है किससे? बौद्ध धर्म से। तो चैत्य भी किससे रिलेटेड होगा? बौद्ध धर्म से। तो आंसर क्या है आपका, बौद्ध धर्म मठ, चैत्य और स्तूप किससे संबंधित है? चलें आगे, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? सारनाथ, वैशाली, कपिलवस्तु और गया। तो आंसर क्या होगा, वैशाली में बौद्ध जो गौतम बुद्ध द्वारा थे वो भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी। कहाँ? वैशाली में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है, यानी कि जो करेंसी है उसके सापेक्ष क्या गलत है? तो क्रय विक्रय में उनकी शक्ति है, सही है। साख सृजन यानी क्रेडिट बनाता है, बिल्कुल सही है। मुद्रास्फीति को रोकता है, ये गलत है। मुद्रा क्या करता है? तो मुद्रास्फीति को बढ़ाता है। याद रखिएगा, महंगाई को बढ़ा देता है कौन? मुद्रा। मुद्रास्फीति रोकता है, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? सी होगा। याद रखिएगा, मार्केट में पैसा ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ जाती है, उसी को हम कहते हैं मुद्रास्फीति। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते 14 क्या कह रहा है, इलीसा परीक्षण किसको पता लगाने के लिए किया जाता है? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे। ऑप्शन है पोलियो वायरस, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया, एड्स और कैंसर। तो आंसर क्या होगा? आंसर है आपका एड्स। इलीसा टेस्ट एड्स के लिए होता है। इलीसा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट और लास्ट का ऐसे, ASSAY। क्लियर? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो शिल्पी का मतलब आप समझ रहे होंगे, शिल्पकार जिसको कह सकते हैं, बनाने वाला। तो जब भी हम बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था तो हम लोग को याद आते हैं BR मेहता। ऑप्शन में देख सकते हैं आंसर नंबर सी, BR मेहता। क्लियर है? जिसको हम लोग कहते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। यही जो है आपके पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था एक साधन है। घाटे का वित्त व्यवस्था का मतलब सिंपल समझिए, जितना आय है उससे ज़्यादा हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो ये एक साधन है। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है आपका, मौद्रिक नीति का, उधार नीति का, कर नीति का, राजकोषीय नीति का। तो जब भी हम लोग घाटे का वित्त व्यवस्था बोलते हैं तो उसको कहते हैं राजकोषीय नीति, है ना। राजकोषीय नीति का मतलब सिंपल समझिए, इंडिया वाले जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं वो जाता है आपके संचित निधि में, तो संचित निधि में जितना इनकम है उससे ज़्यादा हम खर्चा कर रहे हैं, तो उसको घाटे का वित्त व्यवस्था कहते हैं। और वो रिलेटेड किससे है? राजकोषीय नीति से। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह 15 वर्षों तक निर्वासन रहा? निर्वासन का मतलब हो गया आपका कि वो घर से बाहर रहा, है ना। निर्वास, वास का उल्टा हो गया निर्वास। तो निर्वासन में रहा कौन है? ऑप्शन है बाबर, अकबर, हुमायूं और जहांगीर। तो आंसर क्या होगा? हुमायूं। हुमायूं जो है वो आपका लगभग 15 साल जो है घर से बाहर छुप कर रहा, या ये कह लीजिए कि अपना प्रिपरेशन करता रहा। ये घटना है 1539 और 1540 की। 1539 और 1540 ये दो युद्ध आपने सुना होगा, जिसमें कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। किसको हराया था? हुमायूं को हराया था। 1519 का जो युद्ध था, 39 का, उसको चौसा का युद्ध बोला। ये जो युद्ध था ये चौसा का था। और 1540 में बिलग्राम का युद्ध था। इस दो युद्ध में
शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया, जिसके बाद हुमायूं क्या किया, भाग गया, पराजित होकर भारत से बाहर चला गया। और तब वापस ये कब लौट रहे हैं, 15 साल बाद, यानी कि 1555 कह लीजिए, 1555 में ये वापस आए और राजगद्दी पे बैठे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गुलबर्गा एक समय में किस राज्य की राजधानी थी? तो याद रखिएगा गुलबर्गा। क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है और आई होप सो आप लोग इसका जवाब देखें। पल्लव की, विजयनगर की, बहमनी की और काकती की। तो आंसर क्या होगा, बहमनी की राजधानी एक समय में गुलबर्गा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलबरू ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अलबरूनी आया कब था या किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखिएगा अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में आया था, 2 सेट पहले मैंने बताया था। तो ये क्या होगा, आंसर होगा महमूद गजनवी के शासनकाल में आया, तो गजनवी के बारे में उसने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड किसने दिया था? तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर, मैंने आपको बताया था छोटा नाम तो छोटा होगा, बड़ा नाम तो बड़ा होगा, ठीक है। तो जब बात करें गुरु तेग बहादुर बड़ा नाम है, तो आंसर क्या होगा, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां और बहादुर शाह सिंह प्रथम। तो आंसर होगा आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टीपू सुल्तान ने 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई? तो आपको पूछ रहा है टीपू सुल्तान का मृत्यु 1799 में हुआ किस युद्ध के दौरान? तो याद रखिएगा ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था। क्या था, सी नंबर, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था ये, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। जब हम बात कर लेते हैं चौथा, तो पहला, दूसरा और तीसरा की भी बात कर ले। पहला जो है वो आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली लड़े थे, एक तरफ कौन, हैदर अली थे। नेक्स्ट में भी हैदर अली थे और हैदर अली की मृत्यु हुई थी नेक्स्ट में। थर्ड टीपू सुल्तान लड़े और चौथे में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हुई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, मौर्य काल में भारत का किन देशों के साथ अधिक व्यापार था? देखिए मौर्य काल का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर रहा है या अशोक के बारे में बात कर रहा है। तो इस समय किससे से था? तो याद रखिएगा मौर्य काल में जो हमारा जो ट्रेड था वो काफ़ी विकसित हो चुका था, बहुत सारे देशों के साथ था। तो ऑप्शन सी आप देख सकते हैं, चीन, मध्य एशिया, बर्मा, दक्षिण एशिया और कुछ पश्चिमी देशों के साथ। ये आपका मौर्य साम्राज्य में जो हमारा मैक्सिमम ट्रेडिंग होता था वो इन सब जगहों से होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको HSRA कहते हैं, है ना, की स्थापना किसने की या कहाँ हुई थी? ये आपसे पूछ रहा है कहाँ हुई थी। तो आंसर क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं, कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर। आंसर होगा आपका दिल्ली में किया। कहाँ किया, दिल्ली में किया 1928 में। अच्छा, इसका स्थापना किया किसने? तो याद रखिएगा इसका स्थापना भगत सिंह ने किया था, ठीक है। किसका, इसका। इससे पहले इसका नाम क्या था? इससे पहले इसका नाम था HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट जोड़कर भगत सिंह ने इसका नामकरण किया और स्थापना की कहाँ, दिल्ली में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि जावा कहाँ है। तो याद रखिएगा जावा कहाँ है आपका, हिंद महासागर में। कहाँ है, हिंद महासागर में। जो आप इंडोनेशिया देश देख रहे हैं वो जावा आइलैंड में बसा हुआ है, हिंद महासागर। और जब जावा गर्त का दूसरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा जावा गर्त को सुंडा गर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुंडा गर्त कहते हैं। और यहाँ की जो सबसे जो डेप्थ की बात कर रहा है, ये डेप्थ कितना है? तो 8152 मीटर है। कितना है, 8152 मीटर। और आप लोग को पता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे गहरा बिंदु जो मैरियाना ट्रेंच है प्रशांत महासागर में, और लगभग 11 किलोमीटर का है। कितना है, 11,000 मीटर के आसपास उसकी गहराई है। यहाँ क्वेश्चन क्या था, जावा गर्त कहाँ है, हिंद महासागर में। इसको सुंडा गर्त भी कहते हैं और 8152 मीटर इसका क्या है, डेप्थ है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता किस पुस्तक से ग्रहण की थी? तो देखिए बुक का पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बुक से आपको अलग अलग डिफरेंट लॉजिक मिलता है। तो आपसे पूछ रहा है कि सर्वोदय का मतलब हो गया सभी का उदय, सबका विकास एक साथ हो। तो महात्मा गांधी में ये जो थॉट आया है किस बुक से आया है? ये बुक है आपका अनटू द लास्ट। क्या है, अनटू द लास्ट बुक से इनको ये प्रेरणा मिली थी सर्वोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र कौन था? तो याद रखिएगा बिहार का पहला, ऑप्शन देख लेते हैं, बिहार बिंदु, सर्वहितैषी, आर्याव्रत और हिंदुस्तान। तो आंसर होगा क्या, सर्वहितैषी जो है बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ है 1890 में। कब हुआ, 1890 में इसका प्रकाशन हुआ है। भारत में जो आप कह लीजिए प्रेस का जनक किसको कहा जाता है? जेम्स हिकी को कहा जाता है। किसको, जेम्स हिकी को। ये आप याद रखेंगे।
चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? सूची को मिलाने बोल रहा है, तो हम लोग मिला लेते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, ये किसका है? तो देखिए आपको पता है लाठी लगने से किसकी मृत्यु हुई है? लाला लाजपत राय। तो पहला का थर्ड देखिए आपको सिर्फ बी में मिल रहा है, तो यही आपका सीधा सीधा आंसर होगा। अगला ऑप्शन मिला लें। हमने घुटने देकर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, ये महात्मा गांधी का है, तो बी का देखिए सेकंड आपको यहाँ दिख रहा है। ये घटना कब की है? ये घटना 1931 की है, जब सेकंड गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस आए तब उन्होंने कहा था। नेक्स्ट है सी का, देखिए यहाँ पे 4 दिखा रहा है, मतलब सतत जागरूकता की स्वाधीनता का मूल्य है, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू का है। और इनकलाब जिंदाबाद हम लोग को पता है भगत सिंह ने कहा था, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही कौन चुने गए थे? तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हो वो कब हुई थी? 1940 में। और जब दूसरा पूछ रहा है इसका मतलब पहला भी कोई होंगे, तो याद रखिएगा फर्स्ट जो है वो है विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक है। विनोबा भावे पहले थे। दूसरा आपसे पूछ रहा है तो दूसरा कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे सेकंड सत्याग्रही थे व्यक्तिगत के। और तीसरा अगर कभी पूछ दिया थर्ड कौन है, तो थर्ड थे आपके ब्रह्मदत्त, ये ध्यान रखेंगे। ब्रह्मदत्त जो है वो तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहला थे विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? लोकमान्य तिलक किस विचारधारा से पोषक थे? तो आप लोग को पता है जब तिलक साहब की बात आती है तो वो उग्र विचारधारा के थे। किस विचारधारा के? उग्र विचारधारा के थे। उनका मानना था कि लड़ो और लड़के अपनी आज़ादी छीन लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया उसका मुख्य उद्देश्य, कार्यक्रम का मतलब मुख्य उद्देश्य क्या था आपसे पूछ रहा है। तो बेसिकली इसका उद्देश्य था जो 1919 में जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बना, या जो कह लीजिए कि हम लोग को हस्तांतरित जो मिला हम लोग को कुछ टॉपिक, उसको लेकर सरकार बनाना है और सरकार को काम करने नहीं देना है, उसका विरोध करना है, यही मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन देख लेते हैं। कांग्रेस का विरोध, चुनाव का विरोध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चुनाव जीतकर विधानमंडल में जाकर सरकार का विरोध। ये जो है मेन थीम था आपका स्वराज पार्टी का, जिसको 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी जानते होंगे। काली मिट्टी, पीली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। किसी भी गंगा या नदी के किनारे जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और उत्तर भारत में जलोढ़ मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने का, रिट का हिंदी याद रखिएगा याचिका, मैं ऑलवेज कहता हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों पे काम करके चलिएगा, याचिका जारी करने का मिलता है अधिकार। तो आई होप सो इसका आंसर आप लोग सभी जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में दे देंगे। 14, 31, 16 और 32। नेक्स्ट है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कैसा अधिकार है? तो देखिए सबसे पहले समझिए कि विधायी अधिकार का मतलब हो गया रूल रेगुलेशन बनाकर, मेरी बात समझ रहे हैं। फिर व्यक्तिगत तो अपना हो गया, न्यायिक मतलब सुप्रीम कोर्ट हर बार दे, प्रशासनिक का मतलब पुलिस विभाग से रिलेटेड होगा। तो आंसर क्या होगा? आंसर विधायी होगा, है ना। संविधान के आर्टिकल 1, 2, 3 123 में जो है वो अध्यादेश के बारे में बताया गया है राष्ट्रपति के लिए, और 213 में बताया गया है गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कुछ मामलों में कम अधिकार है, इस संबंध में निम्नलिखित से कौन सा गलत है, सही है, नहीं है, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऐसे सिंपल देख लेते हैं। ऑप्शन धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा 14 दिन के अंदर अधिक समय तक नहीं रख सकती, ये सही है, सही वाला इधर लिख देते हैं। कार्यपालिका को राज्यसभा अपदस्थ नहीं कर सकती है, ये भी सही है जब बात कर रहे हैं तो। थर्ड है धन विधेयक की स्तुति राज्यसभा में नहीं हो सकती, ये भी सही है, धन विधेयक हमेशा क्या होगा? लोकसभा में होगा, यानी आंसर ये सही है। संविधान संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रखा जाएगा, वहीं स्वीकार होने पर राज्यसभा में जाएगा, ये गलत है। संविधान संशोधन लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी स्टार्ट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य के राज्यपाल की क्या स्थिति होती है? तो देखिए राज्य के राज्यपाल की स्थिति क्या होगी? वो राज्य का कार्यकारिणी का अध्यक्ष होता है, यानी एग्जीक्यूटिव हेड होता है कौन? राज्यपाल, ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, भारत के शासन को संसदीय कहा जाता है क्योंकि। अच्छा, संसदीय प्रणाली है ये क्यों आपको कहा जाता है इसके बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पर संसद का मतलब हो गया आपका, हम लोग बात करते हैं लोकसभा राज्यसभा, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव की बात होती है। जो एग्जीक्यूटिव है आपका, कार्यपालिका है, वो इसी संसद से चुन कर जाता है, तो जिम्मेदार होते हैं। यहाँ कुछ भी गलत हुआ तो सीधा सीधा नियम कानून बनाने वाले को दिक्कत आती है। तो क्योंकि दोनों में संबंध है तो याद रखिएगा ये आपका आंसर होगा। कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है, समझ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव, यही इसका आंसर होगा, इसलिए ये संसदीय व्यवस्था कहलाता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। आपसे पूछा किस तरह का अधिकार है राष्ट्रपति के पास, तो आंसर क्या होगा, आंसर आप देख लीजिए, वास्तविक और लोकप्रिय, तो ये आप नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका औपचारिक और कानून, ये कह सकते हैं, औपचारिक रूप से ही अधिकार मिला हुआ है। और क्या, राजनीतिक और नाममात्र, संवैधानिक और नाममात्र, तो ये देखिए संवैधानिक और नाममात्र क्योंकि संविधान में लिखित है, तो आंसर 2 और 4 दोनों सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका, आंसर 2 और 4 दोनों सही होगा। 2 के हिसाब से औपचारिक और कानूनी, और 4 के हिसाब से संवैधानिक और नाममात्र का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में विषयों पर केंद्र व राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध हो तब किसको फॉलो करेंगे। तो याद रखिएगा तब हम लोग सेंट्रल को फॉलो करेंगे। किसको करेंगे, सेंट्रल को। सेंट्रल मतलब केंद्र का कानून मान्यता प्राप्त होगा, जब दोनों किसी मुद्दे पे लड़ जाएंगे तब ये होता है। ठीक है, चलें, इस शक्ति को, ये जो जब दोनों लड़ जाएं, है ना, केंद्र और राज्य समवर्ती सूची पर, तो केंद्र जो है वो जीत जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं किसके पास, सेंट्रल के पास। नेक्स्ट है, उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। अच्छा, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट का मतलब आप समझ रहे होंगे, नॉर्थ ईस्ट का मतलब इधर बे ऑफ बंगाल से आने वाला हो, है ना, इधर से आने वाला जो हो, उससे सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा होगा, या सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, वो सबसे ज़्यादा बारिश आप लोग को पता है तमिलनाडु के तट पे होगी। कहाँ होगी, तमिलनाडु के तट पे उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक बारिश होता है। नेक्स्ट, भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है। तो देखिए भूटान का जब बात कर लेते हैं तो भूटान की राजधानी क्या है, भूटान की राजधानी है थिम्पू। क्या है, थिम्पू। और भूटान की मुद्रा क्या है, तो आप लोग को पता है भूटान की मुद्रा होगी नेगुलट्रम। क्या होगी, नेगुलट्रम। 2 चीज़ें जान गए हम लोग, एक तो थिम्पू राजधानी है, नेगुलट्रम क्या है, मुद्रा है। और भाषा क्या है, तो भाषा होगा जोंगखा। क्या भाषा है, जोंगखा है भूटान की आधिकारिक भाषा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। तो देखिए पर्ल ऑफ साइबेरिया का मतलब साइबेरिया की मोती, पर्ल का मतलब क्या होता है, मोती होता है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन है कदरा झील, ठीक है, बैकाल झील को, फिर लिंकनबर्ग झील को, और ग्रेट बैरियर झील को। तो आंसर क्या होगा, बैकाल झील को जो है वो पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि बैकाल झील जो है वो विश्व का सर्वाधिक गहरा झील में से एक है। क्या है, बैकाल झील विश्व का सबसे गहरा झील है। इसकी झील की जो गहराई है वो 1642 मीटर है। कितना है, 1642 मीटर है, जिसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीढ़ीदार खेती अधिक होती है। तो याद रखिएगा सीढ़ीदार खेती अधिकतर होती है पर्वतीय क्षेत्र में। कहाँ होती है, पर्वतीय क्षेत्र में। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन भी पर्वतीय क्षेत्र है, बिल्कुल है ना। वहाँ पे क्या होता है, सीढ़ी की तरह से बना के खेती होती है, क्योंकि आपको पता है कि ढलान पे आपको खेती करनी है, तो ढलान पे जब भी बनेगी तो स्टेप बाय स्टेप होगी। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती क्या होती है, जनरली चाय की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ, यानी कि कब बनकर तैयार हुआ। आंसर क्या होगा, अगस्त 1952। ठीक है, 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है। अच्छा, प्रगतिशील कर का मतलब होता है कि जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आपका इनकम बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। तो प्रगतिशील कर कौन सा होगा, इनकम टैक्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आयकर कहते हैं। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात यानी वेरिएबल रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन किसका साधन है। तो याद रखिएगा ये जो ओपन मार्केट सिस्टम है या वेरिएबल रिजर्व रेशियो, ये मौद्रिक नीति का है। किसका है,
45 का ये बात कर लें हम लोग, क्या है, मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं इसको, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशन या वेरिएबल रिजर्व रेशियो को पढ़ते हैं या उसके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2023 में इसरो ने किस सैटेलाइट बस प्रौद्योगिकी को निजी उद्योगों को हस्तांतरण किया है। मतलब अगस्त 2023 में जो है कौन सा एक सैटेलाइट है जिसको बस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहते हैं, उसको जो है किसको जो है एक प्राइवेट जो है फर्म को दे दिया इसरो ने। तो आंसर क्या होगा, आंसर देखिए ऑप्शन में है IMSO-3, IMS-1, IMS-4, IMOS-5। आंसर क्या होगा, IMS-1। अभी तो पहली बार दिया है तो आप ऐसे 1 से याद रख सकते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। कहाँ है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जुलाई 2023 में योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब लक्ष्य सेन ने किस खिलाड़ी को हराकर जीता। तो याद रखिएगा लक्ष्य सेन ने हराया किसको, तो लक्ष्य सेन ने हराया आपके, ऑप्शन देख लेते हैं, केंटा निशिमोटा, अकाने यामागुची, एंडर्स स्कारूप यानी डेनमार्क के हैं, और ली शिफेंग यानी चीन के। तो याद रखिएगा लक्ष्य सेन ने किसको हराया है, ली शिफेंग को हराया है। किसको, ली शिफेंग चीन को हराया है, किस में, योनेक्स कनाडा ओपन 2023 में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के जीवनी के बारे में कमला हैरिस फेनोमेनल वुमन, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो याद रखिएगा इसको किसने लिखा है, चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। किसने लिखा है, चिदानंद राजघट्टा ने लिखा है। कौन सा बुक, कमला हैरिस पे। कमला हैरिस कौन, भारतीय मूल की उपराष्ट्रपति अमेरिका में। बुक का क्या नाम है, कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जून 2023 में भारत सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा, अभी रिसेंट में काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, कि जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक जांच कमेटी का गठन किया है। ऑप्शन क्या है, गीतल मित्तल, रेखा लांबा, आशा मेनन और अजय लांबा। तो आंसर क्या होगा, अजय होगा, अजय लांबा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चीन के हांगझाओ में एशिया खेल 2023 के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल का नेतृत्वकर्ता के रूप में ध्वजवाहक कौन है। देखिए आपको ये तो पता चल गया कि चीन के हांगझाओ में जो है 2023 का एशियाई खेल हुआ है, और इसमें याद रखिएगा भारत का रैंक कौन सा, इसमें भारत का रैंक चौथा था, ठीक है। और जब बात करते हैं कि इसके जो ओपनिंग फ्लैग बियरर है ना, ध्वजवाहक कौन थे, तो आंसर क्या होगा, हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी से रिलेटेड है, और लवलीना बोरगोहेन जो क्या है, बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ये दोनों मिलकर ही भारत के जो है फ्लैग बैरियर थे, यानी कि ध्वजवाहक थे, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। 50 का आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट का मतलब, ट्रेडमिल किसको कहते हैं, वो जो दौड़ने वाला पट्टी होता है उसको कहते हैं। टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है, तो ट्रेडमिल टेस्ट आपका किससे रिलेटेड है, हृदय से रिलेटेड है, क्या है, हार्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 बॉरलॉग फील्ड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, स्वाति नायक, चेतना मारू और उत्सा पटनायक। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपके स्वाति नायक को मिला है। किसको मिला है, स्वाति नायक को 2023 का प्रतिष्ठित बॉरलॉग फील्ड अवार्ड दिया गया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पिंड का संवेग n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन देख लेते हैं, x गुना, 2n गुना, √n गुना और n स्क्वायर गुना। तो आंसर क्या होगा, n स्क्वायर गुना क्या होगा, उसका गतिज ऊर्जा बदल जाएगा, है ना। एक पिंड का संवेग यानी कि द्रव्यमान गुना वेग को n गुना कर दिया जाए तो उसका गति ऊर्जा क्या होगा, n स्क्वायर गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार का डेटा भंडारण पद्धति होता है। तो याद रखिएगा एक कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD की बात कर रहा है, वो ऑप्टिकल होता है। किस तरह का डेटा स्टोर करता है, वो ऑप्टिकल डेटा स्टोर करता है, जिसको हम कि वो CD वाले में लेंस के रूप में देखकर उसका आउटपुट बाहर निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उदासीन परमाणु के कण समान होंगे। तो देखिए जब बात उदासीन कर दिया है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा,
आंसर क्या है आपका? आंसर सी है। क्या है? आंसर सी है। देखिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है पता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है वो भी पता है। नेक्स्ट है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन है एड्रिनल, थायराइड, प्यूटिट्री और उपयुक्त सभी। जीवन जो रक्षक हार्मोन है वो किससे होता है? एड्रिनल से होता है। किससे होता है? एड्रिनल से स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव की कंकालीय संरचना से संबंधित है? जैसे ही कंकाल बोला तो यानी कि हम बात कर ले रहे हैं हड्डी का। ऑप्शन है आपका कंकालीय संरचना में जो मेन थीम होता है उस पर रिलेटेड आपका बात कर रहा है। ऑप्शन है मूत्रमार्ग, पुतली, जांघ की हड्डी और प्लीहा। आंसर क्या होगा? आंसर है आपका जांघ की हड्डी। मैंने पहले ही बताया कंकालीय का मतलब हो गया हड्डी से रिलेटेड है, तो जांघ की हड्डी यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है। 2 गुना तब होगा जब आपके भार का अपोजिट आपका भार लग रहा हो। तो अपोजिट में कौन लगेगा आपका? जी लगेगा। क्या लगेगा? जी। ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है यहाँ पर, यहाँ पे कह रहा है जी ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लगे, यानी कि जी एक्सेलरेशन से अगर कोई ऊपर जाए, जैसे जी का वैल्यू 9.8 है तो 9.8 एक्सेलरेशन से अगर ऊपर लिफ्ट चलने लगे तो उस समय जो है इंसान का भार क्या होगा? दुगना फील होगा। तो आंसर क्या होगा? जी ऊर्ध्वाधर रूप के ऊपर। नेक्स्ट है, मानव शरीर विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लोब, अब जैसे बात करते हैं लोब, तो लोब क्या है वो जानना है। पूरे दिमाग को 4 डिफरेंट क्राइटेरिया में बांटा गया, वही 4 ये ऑप्शन है। ऑप्शन है टेम्पोरल लोब, पेटेराइट लोब, फ्रंटल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। और आपसे कह रहा है क्या? दृश्य सूचना, है ना। दृश्य सूचना मतलब देखने से रिलेटेड सूचना जो है वो दिमाग तक पहुंच रहा है, किस लोब के थ्रू। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग एक PDF में पेज देखेंगे, वो पेज क्या कह रहा है वो समझते हैं। देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या? पैरिटल लोब। ये है आपका ऑक्सीपिटल लोब कह लीजिए या ऑक्सीपिटल कह लीजिए। ये बेसिकली क्या है? यही है आपके दृश्य संरचना से, यानी कि जो आप देखते हैं, है ना, ऑप्टिकल वे में, वो आपका सूचना जो है दिमाग तक पहुंचाने का काम करता है। ऑक्सीपिटल कह लीजिए या ऑक्सीपिटल कह लीजिए, है ना, लोब। और ये आपका क्या है? पैरिटल लोब। जो पैरिटल लोब है वो किससे रिलेटेड होता है? वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड करता है। सेंसरी का मतलब जैसे शरीर में टच की एक जगह तो दूसरा जगह। बाकी आपको फ्रंटल लोब नज़र आ रहा है, टेम्पोरल लोब नज़र आ रहा है, तो इसको हम लोग लोब कहते हैं। दिमाग को टोटल 4 भागों में बांटा गया है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था? क्वेश्चन में आपका कह रहा था दृश्य सूचना से संबंधित, तो वो क्या है आपका? ऑक्सीपिटल लोब है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? निम्नलिखित में से क्या एक गुणसूत्र के विकार हैं? तो गुणसूत्र का विकार क्या है आपका? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसको हम लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम क्या है? एक गुणसूत्र का विकार है। मेरी बात समझ रहे हैं? चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा, डाउन सिंड्रोम में होता क्या है अगर वो बात करें तो याद रखिएगा, इस रोग में जो होता है दिमाग जो होता है वो थोड़ा सा सुस्त होता है, स्लो काम करता है। आँख टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, जीभ मोटा हो सकता है, या शरीर में किसी भी प्रकार की अनियमितता हो सकती है। अनियमितता का मतलब इरेगुलरिटी, थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे, इस तरह से कुछ हो सकता है। मतलब एक प्रॉपर आदमी नहीं समझ में आएगा किसी को भी देखने के बाद, अगर किसी को डाउन सिंड्रोम है तो। नेक्स्ट है, पराबैंगनी विकिरणों से दुष्प्रभाव है, तो मनुष्य में रोग प्रतिरोधी क्षमता का नष्ट होगा, बिल्कुल सही है। मोतियाबिंद होगा तो ये भी आपका सही है। चमड़ी का कैंसर होगा, ये भी सही है। शैवाल उत्पादन 6 से 12% कम होगा, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी नंबर होगा। याद रखिएगा, जो आपका पराबैंगनी किरण है उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ऑप्शन में चारों जो मेंशन है वो सारा का सारा इम्पैक्ट हम लोग पराबैंगनी किरणों से होता है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में पराबैंगनी किरणों को क्या कर लिया जाता है? ओजोन O3 के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपने पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग डैश ऊर्जा ग्रहण करते हैं। देखिए, हम लोगों ने दशमलव प्रणाली पढ़ा था, उसके तहत हम कह सकते हैं कि टोटल कितना 10% ऊर्जा जो है वो ग्रहण करता है और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक समान वृत्तीय गति में होता है। तो देखिए, जब बात करते हैं वृत्तीय गति के ना, तो वो चाहे एक समान हो फिर भी उसका हर एक पॉइंट पे क्या होता है? डायरेक्शन बदलता जाता है, 90 डिग्री डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन बदलने के वजह से जो उसका वेग है वो चर हो जाता है। चर का मतलब चलने वाला, मेरी बात समझे, जो बदल रहा हो। तो चाल जो है वो अचर होगा, चाल का मतलब एक समान रूप से वो चल रहा है।
जैसे ही डायरेक्शन आ गया वो सदिश हो गया तो वेग कहलाता है, तो वेग क्या होता है, चर हो जाता है। तो चाल अचर और वेग चर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर से उसे ठंडा कर, है ना, द्रवित में परिवर्तन कर देने की क्रिया क्या कहलाती है। देखिए इस प्रक्रिया को वाष्पन नहीं कहेंगे, संघनन भी नहीं होगा, ऊर्ध्वपातन भी नहीं होगा, इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, आसवन कहेंगे। ठीक है, चलें आगे। आसवन में क्या होता है, एक जगह आप वेपराइज किए और इस वेपर को किसी पाइप के थ्रू दूसरा जाके वहाँ पर ठंडा डाल दिए तो संघनित हो गया। इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आसवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध रूप से किया जा सकता है। यानी कि जब कह रहा है कि आपके पास एक कपूर है जिसमें नमक मिला हुआ है ना, तो ऐसा को हम लोग किससे करेंगे। आपको पता है कपूर क्या होता है, ऊर्ध्वपातन होता है, सब्लिमेशन होता है। तो सब्लिमेशन के थ्रू जो होता है हम लोग इसको जो है शुद्ध कर सकते हैं। तो सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रीडिया द्वारा छोड़ा जाता है वो क्या है। तो याद रखिएगा केचुआ द्वारा जो आपका विसर्जित पदार्थ है उसमें बेसिकली यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया होता है। यूरिया ही क्या होता है, केचुआ जो है सेक्रेट करता है। और यूरिया में जो सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है। आपको पता है केचुओं को हम लोग किसान का दोस्त कहते हैं, वो इसी वजह से, क्योंकि वो जो विसर्जित करता है यूरिया होता है और उसमें नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन का मात्रा 46% होता है यूरिया में। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोरल बनाने का मुख्य संबंध है। तो कोरल जो है वो बनाया जाता है किसके द्वारा, यही आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं, मोलस्का, एंथोजोआ, प्रोटोजोआ और पेरिफेरा। तो एंथोजोआ से कोरल का निर्माण होता है। किसका, एंथोजोआ से कोरल के बनाने का संबंध मिलता है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री की बात कर रहा है, और केमिस्ट्री में जो फर्स्ट जो है आपका नोबेल मिला है वो ऑप्शन देख लेते हैं, मैडम क्यूरी, एमिल फिशर, रदरफोर्ड और जैकोब हेनरिकस वेंटहॉफ। यही आपका आंसर होगा, जिसको हम लोग J.H. वेंटहॉफ पढ़ते थे इंटरमीडिएट में। ये वाला एक डेटा हम लोग को मिलता है, J.F. वेंटहॉफ। ये आपका पहला इंसान है जिसको कि केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जब नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे तो याद रखिएगा नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम 1901 में दिया गया था। और जब हम लोग बात करेंगे अर्थशास्त्र का नोबेल, ये आप ध्यान में रखना है आपको, अर्थशास्त्र का नोबेल फर्स्ट टाइम दिया गया था 1969 में। और जैसे 1969 आता है तो एक और डेटा हम लोग को याद होना चाहिए कि 1969 में भारत में 14 बैंकों का क्या किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण किया गया था। और अर्थशास्त्र का भी नोबेल कब दिया जा रहा है, पहली बार 1969 में ही दिया गया था। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना मतलब मिलाना है। जब बात कर लेंगे गोबर गैस, तो याद रखिएगा गोबर में मीथेन पाया जाता है। यानी कि A का थर्ड आपको कहाँ नजर आ रहा है, पहले में ही नजर आ रहा है A का थर्ड। देखिए ये क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है, आपको बहुत परेशान नहीं होना है। जो आपको पता है बस पहले वहाँ आप स्ट्राइक कीजिए। गोबर में मीथेन होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर ये पता है तो आपका आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका गोबर गैस आपका ये हो गया, तो ये आपका A हो गया। फिर हम बात कर लें कोल गैस, तो कोल गैस क्या होता है आपका, B का आपको नज़र आ रहा है 4, यानी कि ये आपका क्या है, आपका कोल गैस है। फिर C आपका प्रोड्यूसर गैस कौन सा है, तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन मिला दे तो ये आपका प्रोड्यूसर गैस होगा, ये आपका C हो गया। और वाटर गैस क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन को मिला दे तो ये वाटर गैस हो जाता है, ये आपका D हो गया। इसमें दो चीज़ें जो आपको एकदम डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, एक तो वाटर गैस और एक प्रोड्यूसर गैस। कई बार पूछा हुआ है। प्रोड्यूसर गैस याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मृत्युपरांत यानी कि मरने के बाद शरीर की जो जांच अथवा पोस्टमार्टम की जाती है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा मृत्यु के बाद जब शारीरिक जो जांच होती है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोप्सी। क्या कहते हैं, ऑटोप्सी कहते हैं। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है। याद रखिएगा भोजन के पाचन के संदर्भ में जो लाइपेज है बेसिकली यही जो है ग्लूकोज को जो शुगर होता है आपको उसको तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में लाइपेज। तो लाइपेज का जो स्राव होता है वो आपका होता है आमाशय में। कहाँ होता है, आमाशय में जो है वो लाइपेज का स्राव होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच का किसका मिश्रण है। देखिए धूप में प्रयुक्त जो चश्मा के लिए हम लोग जो गूगल्स यूज़ करते हैं, सन ग्लासेज यूज़ करते हैं, उसमें किसका मिक्सचर होता है। तो याद रखिएगा वो मिक्सचर है आपका फेरस ऑक्साइड का। किसका,
फेरस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं गूगल ग्लासेस में। नेक्स्ट है आपका क्या है, प्लवमान जिन यानी कि जंपिंग जिन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। ये भी आपको डायरेक्ट याद करने वाला डेटा है। जो जंपिंग जिन है इसको जो बताया था इसके बारे में वो बताया था आपने, किसने बताया था, बारबरा मैकलिंटोस ने बताया था। किसने बताया था, बारबरा मैकलिंटोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्खन वह कोलाइडी कण है जिसमें, याद रखिएगा मक्खन में जो है गाढ़ापन ज़्यादा होता है, पानी की मात्रा कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि मक्खन में क्या होगा, वसा में जल परिक्षिप्त होते हैं, यानी कि ज़्यादा मात्रा किसका, फैट का, उसमें जल थोड़ा सा होता है, अवेलेबल होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको पता है कि वो गैस मतलब वो एलिमेंट जिसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो उसको हम लोग आदर्श गैस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। तो देखिए आप पहला ऑप्शन आपको 2s2 2p6 नज़र आ रहा होगा, ये आपका क्या है, आपका आदर्श गैस है। इसके अलावा 3s2 ये लास्ट वाले में 2 है, यहाँ भी लास्ट वाले में 1 है, लास्ट वाले में आपका 2 और 1 3 है, तो नहीं चलेगा। हम लोग को लास्ट वाले में कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप मैथ्स का क्वेश्चन है। आप लोग क्या करें, पेन पेपर लेकर रेडी हो जाइए बनाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार कर जाती है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए, हम लोग को 5/18 करना है। 5/18, 18 × 90, 5×5 25, यानी कि 25 आ गया। 25 मीटर पर सेकंड चल रहा है गाड़ी और 12 सेकंड में पूरा पुल पार कर रहा है, मतलब 25 × 12 कर लें, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो आंसर क्या होगा, 300। तो 300 मीटर में याद रखिएगा कुछ लंबाई ट्रेन की होगी और कुछ लंबाई पुल की होगी। तो पुल की लंबाई दे रहा है 100 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, 300 में से 100 घटा लेंगे तो आंसर क्या होगी, 200 मीटर होगा क्या, ट्रेन की लंबाई। तो ऑप्शन में क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगी, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में 200 होगी। क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट कह रहा है आपका 6900 रुपये को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि A और B का भाग। देखिए आपको कह रहा है A/B, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। A/B जो है वो वैल्यू दे रहा है 3 और 4 और B/C दे रहा है 5 और 6। तो देखिए अब आपको पता होगा कि B और B सेम होना चाहिए, तो यहाँ B और B सेम करेंगे तो 5 चौके 20, 4 पचे 20, यानी ऊपर वाले को 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A का वैल्यू 15, ये 20, इसको 4 से करेंगे तो ये 20 और ये 24। अब आपको A, B और C लेना है, इस B को दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा कितना, 59 आ जाएगा। अब देखिए 59 इज इक्वल टू दे रहा है आपका 5900। मेरी बात समझे, AB का रेशियो अलग है, BC का रेशियो अलग है। हमने ABC निकाला तो A 15, B 20 और C 24 आ गया। तीनों को जोड़कर 5900 रुपया था, तो 59 इज इक्वल टू 5900। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, B का भाग कितना है, तो B हम लोग को पता है 20 है, तो 20 यानी कि क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। 59 इज इक्वल टू 5900, तो 20 इज इक्वल टू 2000, 2000 का वैल्यू 2000 के बराबर होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या और वर्ग की परिधि। तो वृत्त की त्रिज्या का मतलब आप सिंपल समझ लीजिए, ये सर्कल का क्या हो गया, ये रेडियस हो गया, और वर्ग की परिधि का मतलब परिमाप के बारे में बात कर रहा है। इसको अगर 4r मान लें तो ये देखिए आपका r हो गया। अब कह रहा है कि दोनों में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। इसका जो क्षेत्रफल होगा वो तो सीधा सीधा r² हो जाएगा, और सर्कल का क्षेत्रफल के लिए πr² यानी कि 4r का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 16r² इंटू पाई, तो देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा है सर्कल। आंसर पूछ रहा है कि दोनों में से किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो आंसर है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा। मेरी बात आप समझे। आपको रेडियस को 4r कंसिडर करना है, आप परिधि को 4r में कन्वर्ट करेंगे तो जो स्क्वायर का साइड होगा वो r आ जाएगा। इसके हिसाब से सर्कल का एरिया अधिक होगा, आंसर क्या होगा, C होगा। नेक्स्ट है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल 6। अच्छा ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, 8 से भाग दिए तो शेषफल 6 आया, 10 से भाग दिए तो शेषफल 8 आया, 12 से भाग दिए तो शेषफल 10 आया, और 24 से भाग देंगे तो शेषफल 22 आ रहा है, 36 से भाग देने पर शेषफल 34 आ रहा है। देख रहे हैं क्वेश्चन में कह रहा है आपको अलग अलग, इस क्वेश्चन को अलग से भी दे सकता था, आपको मिक्स करके दे दिया ताकि आप कंफ्यूज कर जाए। जब भी आपके पास अलग अलग शेषफल आता है तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको क्या करना है, डिवाइजर से देखना है कितना कम है, -2, 2 कम है सब। 8 से भाग किया 6 आया, 10 से 8 आया, 12 से 10 आया, 24 से 22 आया, 36 से 34 आया। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसका एलसीएम लेना है और 2 सब्सट्रैक्ट कर लेना है। अच्छा एलसीएम किसका किसका लेना है, 8 का लेना है,
फिर किसका लेना है 10 का लेना है, फिर किसका लेना है 12 का लेना है, फिर किसका लेना है 24 का लेना है, और फिर किसका लेना है 36 का लेना है। मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ पिता है वहाँ बेटे का कोई काम नहीं। 36 है तो याद रखिए 12 का कोई काम नहीं है, 24 भी था तो 12 का कोई काम नहीं था, फिर 24 है तो 8 का कोई काम नहीं, यानी आपको निकालना है इन दोनों का एलसीएम। अब अगर 24 और 36 की बात कर लें तो 24 और 36 से अगर हम लोग 12 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 2 और 3, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि 2 जो है वो इसमें पहले से, तो हमारे पास बच गया 5, यानी जो एलसीएम है वो है हमारे पास 12 गुना 5 गुना 2 गुना 3, ठीक है। 12 गुना 5 गुना 2 गुना 3, तो आंसर क्या होगा 12 पच्चीस 60 और 60 छके 36, 360। एलसीएम 360 आया और हम लोग को 2 और घटाना है, तो आंसर क्या होगा 358 आंसर होगा। आंसर क्या होगा 358 होगा। साथ साथ बनाइएगा, मज़ा आ जाएगा, आपको स्पीड समझ में आएगा क्या स्पीड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 गेंदों का जो औसत वेट है वो 5 ग्राम है, तो टोटल अगर हम बात कर लें तो 250 ग्राम हो जाएगा। और फिर कह रहा है थैला को मिला देने पे 0.5 ग्राम बढ़ जाता है। अच्छा 0.5 ग्राम बढ़ा किसकी वजह से, थैला की वजह से। और कितने लोगों का बढ़ा, 50 गेंदों का बढ़ा है। यहाँ पर थैला गेंद नहीं है जो हम 51 कर लेंगे, थैला अलग चीज़ है। तो 50 का अगर 0.5 बढ़ा तो 50 गुना 0.5 कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 50 को आधा कर लीजिए, 0.5 का मतलब आधा, तो आ गया 25 ग्राम। तो आपसे पूछ रहा है थैले का वेट क्या होगा, तो याद रखिएगा थैले का वेट होगा 25 ग्राम, कितना 25 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 खिलाड़ियों का औसत आयु 25 वर्ष है, 12 का 25 है, और कह रहा है उसमें एक कप्तान आ गया, मतलब कप्तान भी एक खिलाड़ी है, एक आया। अब कह रहा है कि 13 का जो एवरेज है वो बढ़कर 26 हो गया, यानी 25 प्लस 1। मैं हमेशा समझाता हूँ कि अगर आने वाला पहले वाले के बराबर होता, यानी कि अगर आने वाला 25 ही लाता तो एवरेज में कोई चेंजेस नहीं होता। फिर हम देख रहे हैं कि 13 लोगों का एक एक साल बढ़ गया, मतलब 13 ज़्यादा ले आया होगा, तो टोटल कितना लाया, 25 प्लस 13 करेंगे तो 38 होगा, कितना होगा 38 होगा। तो आंसर क्या होगा 38 आंसर होगा, यानी कि कप्तान की आयु क्या होगी 38 साल होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग मूल संख्या से 9 कम है ना। तो देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे तो अगर मान के चलते हैं रेंडमली कोई भी डेटा उठाएंगे तो नहीं बन पाएगा। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संख्या 2 अंकों की संख्या क्या होगा 10x प्लस वाई, ठीक है। और क्या कह रहा है, जो मूल संख्या से 9 कम है यानी -9 इज इक्वल टू क्या है आपके पास x प्लस वाई है। देखिए y और y कैंसिल हो गया, इसको इधर लेकर चले आइए, 9 को इधर लेकर चले आइए, तो अब आपके पास हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अब इसी x को अगर हम लोग सोचें कि पहला एक संख्या 1 हो गया, अगला संख्या क्या होगा, अगला संख्या 2 होगा, क्या होगा 2, यानी कि 12 वो नंबर है जिसके अंकों का योग यानी कि 3 जो है वो इस संख्या से 9 कम है, कितना कम है 9 कम है। तो आपसे पूछ रहा है 12 का इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक हम लोग देख रहे हैं 12 का क्या है 2 है, 12 का इकाई अंक क्या है 2 है। मेरी बात समझे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3000 जो है वो 3 वर्षों में 3900 हो जाता है। देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये और इसमें कितना परसेंट का ग्रो हुआ है, तो ग्रो हुआ है देखिए 993 का, 993 गुना 100 और बटे 3000, तभी पता चलेगा टोटल परसेंटेज कितना, 0000 खत्म, 3 से इसको काट रहे हैं तो हमारे पास 3 3 9 3 3 9 1, और ये जीरो जब ऊपर जाएगा तो आएगा 33.1%। और आपको पता है कि इसका 3 साल का नेट परसेंटेज 33.1 है, तो वो है आपका 10% का, 10% का 3 साल का जो नेट जो CI आएगा हमारा वो क्या आएगा 33.1% आएगा, क्या आएगा 33.1% आएगा। चलिए आई होप सो आपको क्लास बेहतर लगा हो और साथ ही साथ आपने कुछ बेहतर सीखा हो। तो ऑल ऑफ़ यू थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।